सदियों से तुमसे प्यार है, आज भी है और कल भी रहेगा। मैंने सुना आपका गाना। बात में काफी दम है, मजाक चुपचाप कभी नहीं लेना चाहिए। दी मुसलमान वक्फ रिलीफ बिल 2025, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब बने हैं उसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा। उससे पहले, कमेटी बनने से पहले कई लोगों ने कहा कि इसका कंसल्टेशन जितना होना चाहिए था हुआ नहीं है। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब हम ये वक्त संशोधन बिल लेके आए और जेपीसी बनाया, उससे पहले हमारे अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक रूप से देश भर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य सरकारों से, माइनॉरिटी कमीशंस होते हैं स्टेट में, वक्फ बोर्ड होते हैं और वहां के ऑफिसर्स और इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी से, धार्मिक संस्थाओं में जो लोग प्रतिनिधि करते हैं, कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये बिल तैयार करके हमने इस सदन में पेश किया, पार्लियामेंट में पेश किया। फिर उसके बाद में ज्वाइंट कमेटी का गठन हुआ और राज्यसभा और लोकसभा से सदस्य मिलकर के जो काम किया है, मैं सदन पे ऑफिशियली मैं अपना बात को दर्ज करना चाहता हूं कि ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती।
महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। इतना मुझे मालूम है कि हमारा संविधान जो है भारत का, ये सर्वश्रेष्ठ है। उसको आजकल बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जेब से निकाला जा रहा है। और मेरे लिए तो गीता भी है, कुरान भी है, गुरु ग्रंथ साहब भी है, बाइबल भी है। और उसी के शपथ लेकर आप भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, और हम सभी संसद सदस्य बैठे हैं। तो इसलिए उसके बारे में ये भी हम लोगों को इतना ही समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि हम जब यहाँ बैठे हैं और कानून बनाते हैं तो कानून हम ही बनाने वाले हैं, और हम ही ने व्यवस्था, जो संविधान में जो व्यवस्था है उसमें न्यायपालिका तक जाने की व्यवस्था संविधान ने और संविधान निर्माताओं ने बना कर दी है। साहब, हमारा कुछ लोग बोल रहे थे मज़हब के बारे में कि बहुत ये मज़हब से खिलवाड़ हो रहा है। मज़हब से तो सर 1947 में हो चुका जो भी होना था। और आज जो मज़हब के नाम पर जो मुल्क बना उसकी हालत देखिए, वो किस दलदल में फंसे हैं। और आज हम जो भारत में सेक्युलर डेमोक्रेटिक भारत जो हमारा है, आज कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, 5वीं विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आगे जाके 3री अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी। तो ये भारत, ये हमारा, और वक्फ उसी का हिस्सा है मेरे भाई, कोई इसमें कोई टोका टोकी मत करिए। मेरा ये कहना है कि सबको आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी वही कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, हमेशा कहते हैं 1 नेशन 1 लॉ। तो अगर 1 नेशन 1 लॉ होना है तो बताइए भाई साहब कि ये केवल कहना कि मुसलमान ही वक्फ दे सकते हैं, ये किस किस्म का लॉ है? ये किस किस्म का लॉ है? और ये भी कहना कि मुसलमान को पहले 5 साल मुसलमान बने फिर तय करना होगा कि तुम वक्फ दे सकते हो कि नहीं। अरे भाई, प्रॉपर्टी मेरी, मालकियत मेरी, चैरिटी में मैं देना चाहता हूं, आप कौन होते हो कहने को नहीं दे सकते? ये कौन सा कानून है? ये छोटी सी बात है, ये कौन सा कानून है? मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर भी मैं दे सकता हूं। ये तो मेरी मर्जी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपका तो कोई हक नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये आपने प्रावधान रखा क्यों? अगर आप 1 नेशन 1 लॉ की बात करते हो कि सारे धर्मों पे लागू करो,
कोई भी दे सकता है। मेरी भतीजी ने मुझसे मुंबई अभी गया था, पूछा काका मार्जिन क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि बचपने से हम लोगों को कॉपी में मार्जिन छोड़ने के लिए बताया जाता है, हाशिया। सर हमें आदत बन गई है हाशिए पे लोगों को छोड़ने की, हम लगातार समुदायों को हाशिए पे छोड़ रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है, हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता, उन्हें अलग अलग। प्लीज रिक्वेस्ट यू डोंट डिस्टर्ब हिम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। अयम निजा परोचेति परोयेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूं सरकार से, खास तौर से, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन जो इधर बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं देश का, लोगों का, और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका भी। इसलिए उदार बने रहिए। नड्डा जी ने अच्छी बात कही, लेकिन कहा कि राजनीति हुई, और अंत में खुद राजनीति में प्रवेश कर गए। तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो मेरा मुद्दा यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय द्वारा ये स्थापित कर दिया है कि वक्फ बाय यूजर कानूनी है, सही है, संवैधानिक है, तो उसको हटाने का तरीका एक ही होता है, कानून निरस्त नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि कानून की बड़ी एक स्थापित मर्यादा है कि कानून द्वारा आप किसी निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते। आप सबसे ज्यादा ये कर सकते हैं कि उस निर्णय के आधार को हटा सकते हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस निर्णय का आधार जो है कि कई दशकों से ये स्थापित कस्टम है वक्फ बाय यूजर, उसका आधार आप कैसे हटाएंगे? इस बिल का जो पहला प्रारूप था उसमें उसको हटाने का प्रयत्न किया गया, यानी निर्णय को निरस्त करने का, न कि कोई आधार का हटाना। जब कोई प्रोटेस्ट आए शायद मिलीजुली पार्टीज के, तो एक और रोचक प्रसंग निकला। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको हटा तो रहे हैं लेकिन इसको भविष्य से हटाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, यानी वक्फ बाय यूजर आगे से नहीं होगा। जो गलती पहले की आपने, अगर कोई चीज कानून द्वारा स्थापित पाई गई है और आप उस चीज का, उस निर्णय का, उस उच्चतम न्यायालय के जूरिस्प्रूडेंस का आधार नहीं हटा सकते हैं, तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं भूत के लिए भी और भविष्य के लिए भी, रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्सो एंड प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो। तो इसका कोई तर्क, इसका कोई खास मुझे समझदारी नहीं दिखी।